नमस्कार। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को शूल। और ये बात सच भी तो है। भाषा की उन्नति के बिना तो किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान कोई भी हो, आधार तो भाषा ही बनती है। भाषा ही तो वह माध्यम है जिसके द्वारा हम हर प्रकार के ज्ञान को प्राप्त भी करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते भी हैं। तो आइए अपनी भाषा को जानें। पिछले वीडियोस में हमने समास की एक यात्रा प्रारंभ की थी। आइए उसी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और आज हम समास का भाग 4 पढ़ने चलते हैं। आज हम इस भाग में पढ़ेंगे कर्मधारय समास और द्विगु समास। लेकिन ये दोनों समास पढ़ने से पहले आइए हम दोहरा लें उन बातों को जो हमने पिछले वीडियोस में जानी थी। हमने अब तक जाना कि 2 या 2 से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। समास ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा में यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। इसके बाद हमने सबसे पहला समास पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का संबंध कारक और कारक चिन्हों से होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पदों के विभक्ति या कारक चिन्हों को लुप्त कर दिया जाता है। इस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे जलमग्न। इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो इसके बीच में कारक चिन्ह आएगा जल में मग्न, और यदि इसका समास करेंगे तो समस्त पद बनेगा जलमग्न। तत्पुरुष समास के भी 6 भाग थे: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से हमने अपना पहला समास पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं और समास का अगला भाग पढ़ते हैं। हमारा पहला समास था तत्पुरुष समास, जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास और उसके साथ जानेंगे द्विगु समास के बारे में। तो आज हमारे 2 समास हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। सबसे पहले कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं। कर्मधारय समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इन दोनों पदों में विशेषण विशेष्य संबंध होता है, अर्थात पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण होता है और उत्तर पद पूर्व पद का विशेष्य होता है। इस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान माना जाता है। जैसे हमारे पास समस्त पद है नील कमल। नील कमल में नील पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। नील जो है वो कमल का विशेषण है, ये हम देख पा रहे हैं, अर्थात नीला कमल। कमल कैसा है? नीला। तो हम जान चुके हैं कि इस समस्त पद में पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण है और उत्तर पद पूर्व पद का विशेष्य है। इसका विग्रह हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नीला है जो कमल। तो हमने जाना कर्मधारय समास के समस्त पद और समास विग्रह के बारे में। आइए अब कुछ और उदाहरणों के माध्यम से भी इन समस्त पदों को समझ लेते हैं। हमारे पास समस्त पद है चंद्रमुख, जिसको हम विग्रह करेंगे चंद्रमा जैसा मुख। महात्मा, महान आत्मा। महादेव, महान देव। सज्जन, सत जन यानी अच्छा व्यक्ति। इन सभी समस्त पदों में भी हम देख पा रहे हैं कि पूर्व पद एक विशेषण है और उत्तर पद एक विशेष्य है। इसे हम विग्रह के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये हमने जान लिया कि कर्मधारय समास यानी विशेषण विशेष्य संबंध।
अब हम चलते हैं अपने अगले समास पर, यानी द्विगु समास पर। द्विगु समास में भी एक विशेषण होता है, लेकिन वो कौन सा विशेषण है, आइए जानते हैं। इस समास में पूर्व पद एक संख्यावाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है? संख्यावाचक विशेषण। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हो जाता है, लेकिन ये कभी कभी होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान माना जाता है। द्विगु समास में जो समस्त पद बनता है वो किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। जैसे सप्ताह एक हमारे पास समस्त पद है। सप्ताह का अर्थ हम सभी जानते हैं, यानी 7 दिनों का समूह। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो पूर्व पद है सप्त अर्थात 7, यह एक संख्यावाचक विशेषण है और पूरा समस्त पद हमें एक समूह का बोध करा रहा है, यानी 7 दिनों का समूह। इस प्रकार से समूह का बोध कराने वाले समस्त पद ही द्विगु समास की पहचान बनते हैं। आइए कुछ और समस्त पदों के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं। हमारे पास समस्त पद है नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार या समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। हम देख पा रहे हैं कि द्विगु समास के सभी समस्त पदों में पहला पद एक संख्यावाची विशेषण है, जो दूसरे वाले पद की ओर संकेत कर रहा है और किसी न किसी समूह का बोध हमें करा रहा है। तो द्विगु समास यानी किसी समूह का बोध कराने वाले संख्यावाची विशेषण। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाले हैं। द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर क्या है? हमने ये देखा कि द्विगु और कर्मधारय दोनों ही समासों में विशेषण शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अंतर यह है कि द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, जो दूसरे पद की गिनती बताता है, यानी समूह की ओर संकेत करता है। लेकिन कर्मधारय समास का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाची नहीं होता, वह किसी और प्रकार का विशेषण होता है। जैसे हमारे पास द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुज। यह एक समस्त पद है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि पहला पद एक संख्यावाचक विशेषण है, यानी 3 भुजाओं का समूह। इसमें जो त्रि है यानी 3 है, यह एक संख्यावाची विशेषण है। जबकि कर्मधारय समास में पीतांबर समस्त पद में हम देख पा रहे हैं कि पहला पद पीत, यह भी एक विशेषण है, लेकिन यह संख्यावाची विशेषण नहीं है। पीत का अर्थ है पीला। पीत है जो अंबर, अर्थात पीला है जो अंबर। आगे चलते हैं और एक और अंतर हम देखते हैं कि द्विगु समास में पहला पद ही विशेषण बनकर आता है, लेकिन कर्मधारय समास में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण बन सकता है, यानी पूर्व पद भी एक विशेषण का कार्य कर सकता है और उत्तर पद भी कभी कभी विशेषण बनकर आ जाता है। जैसे द्विगु समास का समस्त पद देखिए, नवरात्र, 9 रातों का समूह। इसमें विशेषण क्या है? नव, संख्यावाची विशेषण। अब आते हैं कर्मधारय समास पर, और कर्मधारय समास में हमारे पास 2 समस्त पद सामने लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही शब्द एक जैसे हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें जो विशेषण है वो पहले आया हुआ है, यानी पूर्व पद में आया हुआ है, और नीचे वाले समस्त पद में विशेषण उत्तर पद में आया हुआ है। ऊपर वाले समस्त पद में पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बता रहा है और नीचे वाले समस्त पद में उत्तर पद पूर्व पद की विशेषता बता रहा है। जैसे चंद्रमा जैसा मुख, मुख जो है उसकी विशेषता चंद्रमा है। नीचे वाले समस्त पद में भी
मुख है जो चंद्र, यानी मुख और चंद्र में इतनी अधिक समानता है कि चंद्रमा जो है वो मुख बनकर आ गया है, लेकिन समानता है, विशेषण है। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही विशेषण का कार्य कभी कभी कर लेते हैं। आगे चलते हैं और अब हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से समास पढ़े। आज हमने पढ़े कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमारा आधा कार्य समाप्त हो गया है, अर्थात तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये तीनों समास हम पहचान चुके हैं अब तक की जानकारी के आधार पर। अब आपके लिए एक अभ्यास कार्य, कुछ प्रश्न, इनके उत्तर ढूंढिए और अपने ज्ञान की जांच कीजिए। हम अगले वीडियो में समास की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।